नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। निशा, तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदलवाए। तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब जाकर पहले उनके कपड़े बदल कर आओ। ऋतिक निशा को आवाज़ देते हुए बोला। ऋतिक, कितनी बार कहा है तुमसे कि एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे रखते नहीं बनता। अब मीना ने तो आते से ही आएगी, वही आकर बदलेगी उनके कपड़े। निशा ने भी पलटकर जवाब दिया। तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने पहले ही मुझे बिना पूछे ही मीना के 3,000 रुपये बढ़ा दिए। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? ऋतिक ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो, तुम्हारे भैया भाभी भी तुमको बराबर पैसे देते हैं मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसों का तो तुम अपनी जेब में संभाल के रख लेते हो। मम्मी जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयाँ डिस्पेंसरी से आ जाती है, फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर आता है। आज तो निशा भी बराबर जवाब दे रही थी। हाँ, जैसे और तो खर्चे है ही नहीं। एक तो आने जाने वाले लोगों से ही दुखी हूँ मैं। अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं। यहाँ आते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के खर्चे नहीं होते? अरे तुम बहू हो, क्या तुमसे मम्मी की सेवा नहीं होती? कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। मैंने तुम्हारी मम्मी का ठेका नहीं लिया है जो उनकी सेवा करती रहूंगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूँ उनकी, एक और बहू भी है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी हालत? क्या तुमने समझी थी मेरी हालत? कहते कहते निशा की आंखों में आंसू आ गए। बस, तुमसे तो गड़े मुर्दे उखड़वा लो। तुम्हारी मम्मी में और मेरी मम्मी में बहुत फर्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर मम्मी को सुनाई देगा। आज अपनी सास को तरसा रही हो तो कल तो तुम भी तरसोगी। याद रखो, इंसान अपने किए हुए को इसी दुनिया में भुगतता है। ऋतिक ने गुस्से में कहा। फिर तो समझ लो तुम्हारी मम्मी अपने किए को ही भुगत रही है। मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पर थी, लाचार सी। बदले में तुम्हारी मम्मी ने और तुमने क्या किया था? कहती रहती निशा के आंसू जब रुके नहीं तो वो अपने कमरे में चली गई। निशा अपनी मम्मी की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले हो गया था। घर वालों ने उनकी दूसरी शादी के लिए दबाव भी बनाया था, पर निशा के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की। आखिर एक स्कूल में नौकरी कर उन्होंने निशा को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब निशा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने ऋतिक से उसका विवाह करवाया था। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। निशा की विदाई के बाद अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ उनका एक 3 कमरों का मकान था। दिन में तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती थी, जिससे उनका अकेलापन भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता था। इधर निशा भी अपने ससुराल में खुश थी। घर में सास आशा जी और पति ऋतिक ही थे, जबकि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन अचानक निशा के पास उसके मायके में पड़ोस से रहने वाले शर्मा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये सुनकर निशा ऋतिक के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ब्लॉकेज ज़्यादा था, इसीलिए बाईपास करना ज़रूरी था। खैर, मम्मी का मेडिकल था
तो सब कुछ आसानी से हो गया। ऋतिक तो तीसरे दिन ही वापस आ गया, पर निशा वहीं रह गई। 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना था। उसने इस बारे में ऋतिक से बात की तो उसने कहा, यार मेरी मम्मी भी तो अकेली है, इतने दिन वहाँ छोड़ दिया, वो क्या कम था? आखिर मम्मी भी अकेली यहाँ परेशान होती है। अब कुछ भी हो, तुम तो यहाँ वापस आ जाओ। ऋतिक के फैसले को सुनकर निशा वापस आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी वहीं ले आई। आखिर उन्हें अकेले किसके भरोसे पर छोड़कर आती। उन्हें वहां देखकर आशा जी और ऋतिक दोनों का मुंह बन गया। वो लोग तो सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे। कई बार आशा जी वहीं पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती थी, ताकि उनकी आवाज़ निशा के मम्मी के कानों तक पहुँचे। पहले के लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, पर हाय रे कलयुग, आजकल तो बेटी के घर में आकर टिक जाने का जमाना आ गया है। तो कभी कहती, अरे जो बेटी के घर आकर रहता है उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। शास्त्रों में लिखा है, ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। ये देखकर निशा को भी दुख होता था, पर वो कुछ नहीं कर पाती। मम्मी ने उसे साफ मना कर रखा था कि मेरे लिए अपना ससुराल मत बिगड़ाना, और निशा से जाने की जिद करती तो निशा उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सुन सुनकर धीरे धीरे उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन निशा अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन ऋतिक घर पर ही था। अपनी कुछ ज़रूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कि कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए थे। उसने उठाकर उन्हें देखा तो वो निशा के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद यहाँ आते समय निशा वो सब यहाँ ले आई थी। उसने इस बारे में आशा जी को बताया तो आशा जी ने कहा, बेटा आज नहीं तो कल तेरी सास को तो मरना ही है, फिर वो सब कुछ तेरा ही है। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ना, फिर लोन की क्या ज़रूरत। पर मम्मी, तुम्हारी बहू की मम्मी राजी भी होगी। वो तो मुझ पर छोड़ दे, बस तू ज़रूरी पेपर्स बनवा ले और फिर निशा को यहाँ से किसी काम से ले जाना, आशा जी ने कहा। 5 दिन बाद शाम को ऋतिक ने निशा से तैयार होने को कहा। निशा, तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं गए, तो आज हम मूवी देखने चलेंगे। पर निशा ने मना कर दिया तो ऋतिक नाराज हो गया। पर जब निशा की मम्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने निशा को समझा कर भेजा। जब निशा और ऋतिक वहाँ से चले गए तो आशा जी उनके पास आकर बैठ गई। समधन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें बेच दिया। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इस बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर निशा की मम्मी मुस्कुरा दी। तब आशा जी ने कहा, देखिए ना समधन जी, अब उम्र हो गई है, हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पर इस महंगाई के दौर में दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसलिए मैंने तो अपने लिए आज ऋतिक से कहकर ये फॉर्म मंगवाया है, ताकि कम से कम दवाइयाँ तो मुफ्त में मिल जाए। फिर सोचा आपको भी ज़रूरत होगी तो आपके लिए भी फॉर्म साथ में ही मंगवा लिया। उनकी बात सुनकर निशा की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया है।
मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो गई। इसीलिए तो समधन जी, मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने तो साइन कर दिए हैं, आप भी इस पर साइन कर दो। बाकी डिटेल तो ऋतिक भर देगा। कहते हुए उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया जिस पर उन्होंने साइन कर रखे थे। उनकी बात मानकर निशा की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन किया। 2-3 पन्नों के उस फॉर्म पर साइन करने के बाद आशा जी उनसे बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूँ। कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक उन्होंने काफ़ी अच्छे से निशा और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि ऋतिक उन्हें अपने पैसों से दवाई लाकर देता था और कह देता था कि ये सरकार की तरफ से मुफ्त थी। लेकिन 1-1.25 महीने के बाद अचानक निशा के मायके में पड़ोस के रहने वाले शर्मा जी का दोबारा फ़ोन आया। मम्मी का हाल चाल पूछ लेने के बाद उन्होंने ऋतिक के हाथों उनके मकान के बिक जाने की बात कही। तब जाकर उसे पता चला कि इतना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात उसका ऋतिक और आशा जी के साथ अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, पर दोनों बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही तो था, बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो गलत क्या है? हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तो तरक्की हो रही है। पर ये तो धोखा है। आपने धोखे से मेरी मम्मी के साइन करवाए हैं पेपर्स पर। अब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जो बन पड़े कर लो। आशा जी हाथों को नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। उन लोगों के झगड़े की आवाज़ अंदर तक निशा की मम्मी के पास पहुंच रही थी। निशा अब उनके पास गई और बोली, मम्मी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को, आज तो मैं इनको पुलिस के हवाले करके रहूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया है हमें इन लोगों ने। अब चाहे तलाक ही ना लेना पड़े, पर मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगी। मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई है ही नहीं। निशा की मम्मी ने कहा, पर मम्मी इन धोखेबाजों के साथ? बेटा नहीं से तो कोई तो है, कम से कम तू अकेले तो नहीं रहेगी। तू बस इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सजा तो भगवान देगा, तुझे बस मेरी कसम है। निशा की मम्मी ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया, लेकिन वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पर आशा जी और ऋतिक को कोई दुख नहीं था। उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था। पर निशा तब से बहुत दुखी थी। इस बात को भी 5 साल हो गए थे। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का कोई दुख नहीं था। लेकिन अभी 2 महीने पहले ऋतिक के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी वो ऋतिक को कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में वो और आशा जी उसके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ऋतिक को तो हल्की फुल्की चोटें ही आई थी, लेकिन आशा जी को बहुत ज़्यादा लगी थी। 20 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही रही। वहाँ तो नर्स ने संभाल लिया था, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत होती थी। लेकिन निशा ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर कुछ देर बाद उसके जेठ जेठानी वहाँ पहुँच गए। जेठानी ने आकर ही आशा जी को संभाला था। ये देखकर ऋतिक ने कहा, देखो ये भी एक बहू है जो अपनी सास की सेवा में तत्पर है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं
जिन्हें अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे पहले कि निशा कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने, कुछ बहू अपनी सास की सेवा कर लेती है। बस बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया, पर तुमने मम्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसकी मम्मी को धोखा दिया। तुम फिर उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने भैया की बात सुनकर ऋतिक चुप हो गया। कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है। मेरा पति ऐसा कर देता तो जेल की हवा खिला देती, अचानक भाभी ने कहा। ये सुनकर तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली। भैया भाभी 2 दिन वहां रहे, पर भाभी ने ही आशा जी को संभाला। लेकिन निशा एक बार भी आशा जी के कमरे में नहीं गई और ना ही भैया भाभी ने उससे कुछ कहा। आखिर कैसे उम्मीद करते कि इतने धोखे के बाद वो उनकी माँ की सेवा करेगी। आखिर इस तरह के हालात देख भैया भाभी अपने साथ ही आशा जी को ले गए, लेकिन जाते जाते ऋतिक को जरूर समझा गए, अपनी गलती को सुधार ले। माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर तेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जिस जगह खड़ा था आज भी उसी जगह खड़ा है। धोखे का 1 पैसा भी नहीं बचा तेरे पास। भाई, कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दंभ भरा हुआ था ऋतिक में कि उसने अभी भी अपने किए की माफ़ी नहीं मांगी और ना ही निशा ने उससे माफ़ी की कोई उम्मीद की। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कर्मों के हिसाब पर विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।